प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रविशंकर व्यास, व्याख्याता EFM वाणिज्य संकाय, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, बीकानेर। आज बीकॉम पार्ट 3 का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की विधियाँ। विद्यार्थियों, आप समझते हैं कि आज उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का युग है और लगातार आर्थिक सुधार होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का विशेष महत्व है, क्योंकि हम किसी भी देश से वस्तु आयात करते हैं या निर्यात करते हैं या सेवाओं का आयात या निर्यात करते हैं तो हमें जो भी वस्तु प्राप्त की है तो उसका भुगतान करना पड़ता है। मान लीजिए हम अमेरिका से कोई भी वस्तु प्राप्त करते हैं तो हमें अमेरिका को उस वस्तु के बदले में डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। इसी प्रकार इंग्लैंड से हम कोई वस्तु आयात करेंगे या सेवा आयात करेंगे तो उसका भुगतान हमें पाउंड में करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें जो विदेशों से आयात करते हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में इसका अर्थ समझना चाहिए कि 2 देश होने चाहिए और 2 व्यक्ति होने चाहिए, वस्तु या सेवा होनी चाहिए, उसका लेन देन होना चाहिए। लेन देन होने के बाद उस लेन देन को पूरा करने के लिए विनिमय का माध्यम होना चाहिए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के अंतर्गत हम अर्थ को लेते हैं तो 2 देशों के बीच में जो आयात निर्यात होता है उसके अंतर्गत जो विदेशी मुद्रा का भुगतान है वो किया जाएगा और भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की परिस्थितियाँ होती है, उसके अनुरूप आयात और निर्यात किया जाता है। एक समय भारत सोने की चिड़िया था और देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। स्वतंत्रता के बाद देश में तेज़ी से विकास हुआ, बड़े उद्योग धंधे कारखाने लगाए गए और विदेशों से तकनीकें आयात की गई। फिर इसके अलावा देश में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक आयात की गई, देश में परिवहन के साधन बढ़े, पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया गया, साथ ही हमने खाद्य पदार्थों का निर्यात किया, हैंडीक्राफ्ट है और अपने दैनिक जीवन की उपभोग की वस्तुएं, कृषिजन्य पदार्थों का निर्यात किया। तो इस प्रकार से हमने जो आयात और निर्यात किए हैं तो इनके भुगतानों का लेन देन का निपटारा करना पड़ता है और इस निपटारे की क्रिया को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के पक्षकार होंगे तो पहला पॉइंट होगा क्रेता और विक्रेता, दूसरा पक्ष होगा 2 देश, तीसरा पक्ष होगा वस्तु या सेवा, चौथा पक्ष हो जाएगा मध्यस्थ के रूप में अगर कोई कार्य कर रहा है तो वह व्यक्ति या संस्था, फिर लास्ट होगा लेन देन की क्रिया। इन सब बातों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कहेंगे। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की पद्धतियाँ कई प्रचलित हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित विधियाँ हैं उनका स्पष्टीकरण मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो पहली विधि है वस्तु विनिमय। सन 1868 से पहले जापान में विकास बहुत कम था, तो वहाँ के निवासी दूसरे देशों से संपर्क नहीं करते थे, इसलिए उनका दूसरे देशों से वस्तु विनिमय भी नहीं होता था। लेकिन 1868 के बाद और धीरे धीरे हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में व्यापार बढ़ा और आरंभिक व्यापार में वस्तु विनिमय की क्रिया की गई। जैसे मान लेते हैं कि ईरान से हम 5 करोड़ का पेट्रोल खरीदते हैं तो बदले में हम क्या कर सकते हैं कि ईरान को ही 5 करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात कर सकते हैं। तो हमने 5 करोड़ का कपड़ा आयात किया, 5 करोड़ का कपड़ा निर्यात किया और 5 करोड़ रुपए का तेल आयात किया, तो दोनों राशि बराबर हो गई। इस तरह यह वस्तु विनिमय पद्धति हो गई। इसका लाभ ये हुआ कि हमें विदेशी मुद्रा की ज़रूरत नहीं पड़ी और दोनों देशों की आवश्यकता पूरी हो गई। दिक्कत यह होती है इसमें कि दोनों देशों में वो वस्तु खरीदने की आवश्यकता पड़ती है तो ही खरीद सकते हैं,
अगर कोई वस्तु दूसरी है तो उसको खरीद नहीं सकते हैं। फिर इसके अलावा उसके माल की क्वालिटी और राशि के बारे में भी संशय रहता है। तो इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली है वो विशेष लाभदायक नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि दो देश हैं, एक दूसरे से ज़बरदस्ती आयात या निर्यात करना चाहते हैं, तो आज भी वो क्या कर सकते हैं कि यह शर्त लगा सकते हैं कि आप है भारत ये वस्तु निर्यात करेगा तो हम ये वस्तु भारत को बेचेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये वस्तु विनिमय प्रणाली है वो आज भी कुछ हद तक प्रभावी है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली का आज महत्व प्राय समाप्त हो गया है। फिर हम देखते हैं धातु में भुगतान कि हमने अमेरिका से मशीनरी खरीदी है तो उसके बदले में हम धातु के रूप में भुगतान कर सकते हैं। अमेरिका से मान लीजिए 5 करोड़ की हमने मशीनरी आयात की है तो हम 5 करोड़ रुपए का मूल्य के बराबर सोने का निर्यात कर सकते हैं, 5 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर चांदी का निर्यात कर सकते हैं, 5 करोड़ के बराबर तांबा या अन्य कोई बहुमूल्य धातु का निर्यात कर सकते हैं। इसके अलावा कीमती पत्थर वगैरह भी निर्यात किए जा सकते हैं, तो वो धातु के द्वारा हम भुगतान करेंगे। फिर है इसके बाद हम देखते हैं कि अगला पॉइंट है मुद्रा में भुगतान। मुद्रा में भुगतान का तात्पर्य यह है कि हमने अमेरिका से मान लीजिए 5 करोड़ रुपए की मशीनरी आयात की है तो हम इसको मुद्रा में भुगतान करेंगे। तो 5 करोड़ रुपए है वो अगर स्वदेशी मुद्रा में भुगतान चाहता है तो 5 करोड़ रुपए है उसको डॉलर के रूप में भुगतान करना पड़ेगा, और $1 की कीमत हम 60 रुपये मानते हैं तो 60 रुपये के हिसाब से 5 करोड़ रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और अमेरिकी मुद्रा में हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो यह पद्धति कहलाती है विदेशी मुद्रा में भुगतान। स्वदेशी मुद्रा के अंतर्गत भुगतान करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 5 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदी है तो 5 करोड़ रुपए का ही हमें रुपए के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा एक तीसरा और विकल्प होता है कि हमने 5 करोड़ रुपए की अमेरिका से मशीनरी खरीदी है तो हम 5 करोड़ रुपए की जर्मनी की मार्क मुद्रा में भी भुगतान कर सकते हैं। ये भुगतान तभी संभव होगा जब भारत और अमेरिका दोनों सहमत हो जाएं। इस पद्धति के भी लाभ ये है कि एक देश है अपनी आवश्यकता की वस्तु को आयात कर सकता है, फिर वो अपनी मुद्रा में भी भुगतान कर सकता है, सामने वाले देश की मुद्रा में भी भुगतान कर सकता है और तीसरे देश की मुद्रा में भी भुगतान कर सकता है। मुद्रा में भुगतान करने में दिक्कत आती है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए या अन्य देश की मुद्रा होनी चाहिए, या जिस देश से हम माल खरीद रहे हैं वो हमारी मुद्रा लेने को तैयार है या नहीं है। तो इस तरह से भी सीधे तौर पर कुछ दिक्कतें आती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि विनिमय बिल है कि विनिमय बिल की पद्धति है पिछले 50-60 साल पहले काम में ली जाती थी, जिसके अंतर्गत है जो माल का विक्रेता है बिल लिखता है, जो आयात करता है वो बिल पर स्वीकृति देता है और स्वीकृति देने की अवधि के बाद उसको उस राशि का बिल के माध्यम से भुगतान करना पड़ता है और उसमें आवश्यक सभी कागजात है वो लगाने पड़ते हैं। तो विदेशी विनिमय लेन देन के लिए और विदेशी भुगतानों के लिए हम देखते हैं कि विदेशी विनिमय बिल का काफ़ी महत्व है, लेकिन आज के युग में विनिमय बिल का भी काफ़ी कम उपयोग होने लगा है, क्योंकि विनिमय बिल के लिए दोनों पक्षकार हैं एक दूसरे से परिचित होने चाहिए, दोनों का आपसी संबंध क्या है प्राचीन होना चाहिए, तब वो ये महसूस करेंगे कि यह क्रिया सही है। अन्यथा उनमें अविश्वास की स्थिति होती है तो भुगतान में परेशानी आ सकती है और यह पद्धति भी ज़्यादा उपयोगी नहीं है। लेकिन हमें सभी पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए जिससे हमें मालूम पड़े कि शुरू से लेकर आज तक किस प्रकार से भुगतान होते रहे हैं। फिर हम देखते हैं अगला प्रलेखीय साख से भुगतान।
अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रलेखी की साख विधि सबसे सस्ती, सरल, सुविधाजनक पद्धति है। इसमें साख का आधार प्रलेख होते हैं। बिना प्रलेखों के साख संभव नहीं होती है। इसमें आयातकर्ता और निर्यातकर्ता हैं, दोनों के बीच में दोनों देशों की बैंक है, मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं और बैंकों के द्वारा आपसी जानकारियां प्रदान की जाती हैं और आवश्यक प्रलेखों की शर्तों की पूर्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में जब निर्यातक है माल का निर्यात कर देता है और आयातकर्ता की सभी शर्तें पूरी होती है तो बैंक के माध्यम से आयातकर्ता द्वारा निर्यातकर्ता को बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाता है। यह पद्धति काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह एक अलग से अध्याय भी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी प्रदान कर दी, जिसका चित्र है वो भी आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया था। तो प्रलेखी साख अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की सबसे सरल, सुविधाजनक, मितव्ययी पद्धति है। फिर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की विधियों के अंतर्गत सरकारों द्वारा भुगतान, जब विदेशी विनिमय नियंत्रण की स्थिति होती है और सारे विदेशी मुद्रा कोष पर सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार चाहती है कि उसकी इच्छा अनुसार माल का आयात निर्यात हो, तो पहले सरकार से जो निर्यात आयात लाइसेंस लिए गए हैं उन लाइसेंस के आधार पर आयातकर्ता और निर्यातकर्ता अपने अपने देश की सरकारों को ये कहते हैं कि हम अमुक वस्तु का इतने रुपये राशि का माल आयात निर्यात करना चाहते हैं और इसके लिए हमें स्वीकृति प्रदान करें। जब सरकार स्वीकृति प्रदान कर देती है तो आयात करता है वो आयात कर सकता है और निर्यात करता चाहे तो वो निर्यात कर सकता है। इसके लिए दोनों देशों की केंद्रीय बैंकों के द्वारा भुगतानों का निपटारा किया जाता है। इसमें लाभ यह होता है कि समस्त प्रकार के लेन देन हो रहे हैं और विदेशी मुद्रा का जो सदुपयोग है वो सरकार के माध्यम से किया जाता है और सरकार की देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की क्रिया को संपादित किया जाता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स युग का युग है तो ई बैंकिंग है वो महत्वपूर्ण है। ई बैंकिंग में भी लेन देन की प्रक्रिया तो आयातकर्ता निर्यातकर्ता को लाइसेंस के आधार पर ही करनी होगी, सरकार की स्वीकृति भी होगी और जो सूचनाएं हैं वो सारी हैं बैंक के माध्यम से, कागज़ों में न देकर बैंक के माध्यम से मेल भेजकर सूचनाएं दी जाएगी और मेल से ही आवश्यक कागजात पत्र प्राप्त किए जाएंगे और बिना किसी मौद्रिक भौतिक लेन देन के बिना ही एक बैंक से दूसरे बैंक में खाते की जो राशि है आयात निर्यात की वो बैंक से बैंक ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसमें किसी प्रकार की जोखिम नहीं रहती है क्योंकि इसमें भी बैंक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह बैंकिंग पद्धति है वो सबसे सरल, सुविधाजनक है। सभी काम हैं कंप्यूटर के माध्यम से, बैंक के माध्यम से और सभी प्रलेखों को आदि का अध्ययन और बीच बीच में जो भी वार्तालाप होते हैं उन सभी बातों का विश्लेषण संभव हो सकता है। फिर अगली स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भुगतान। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटे को दूर करने के लिए ऋण देती है। भारत में 1972-73 और 76-77 को छोड़कर सदैव व्यापार घाटा रहा है और व्यापार घाटे की पूर्ति करने के लिए पूंजी खाते के अंतर्गत भुगतान किए जाते हैं। तो भारत सरकार है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निवेदन करता है कि हमें व्यापार घाटे की स्थिति के कारण, संकट काल के कारण या दुर्लभ मुद्रा के कारण या विशेष आर्थिक समस्याओं के कारण, जैसे भारत में कोविड-19 की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक दवाइयाँ, औषधियाँ वगैरह आयात करनी हैं और आयात करते वक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो निर्यातक होता है उसको माल निर्यात करने के लिए कह देती है। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है
इस बात की गारंटी लेती है कि मेरे द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ऑनलाइन भुगतान पद्धति, इसके अंतर्गत क्या है कि नवीनतम ये बैंकिंग भुगतान पद्धति है जिसमें ऑनलाइन सारे लेन देन का और शर्तों का, व्यवहारों का, माल का, किस्म का, भार का, प्रमाण पत्र वगैरह सारे ऑनलाइन चेक कर लिए जाते हैं। और आयात करता है वो माल का आयात कर सकता है और निर्यात करता माल का निर्यात कर सकता है। और ऑनलाइन डायरेक्ट सीधे आयातकर्ता द्वारा निर्यातकर्ता को भुगतान करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर हम अंतिम रूप से देखते हैं तो व्यापारिक संस्थानों के समझौतों से भुगतान। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसमें विश्व के प्राय सभी देश सदस्य हैं। उसके नियम कायदे हैं, उसके अनुसार व्यापार करना पड़ता है। प्राय सभी राष्ट्रों को अपने देश में जो उपभोग होता है उस उपभोग का एक निश्चित प्रतिशत है सभी देशों से निर्यात आयात करना पड़ता है। तो इस समझौतों के कारण से व्यापारिक संस्थाएं हैं वो इन समझौतों को पूरा करवाने के लिए कार्रवाई करती है और उन समझौतों को पूरा करने से एक डॉक्यूमेंटली प्रूफ हो जाता है कि हमने जितना WTO ने कहा है उसके हिसाब से आयात निर्यात की क्रियाएं पूरी कर ली हैं। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की ये पद्धतियाँ विशेष महत्व रखती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि पूरे अध्याय को मैंने एक पेज में 10 पॉइंट और अर्थ के साथ स्पष्ट किया है। अतः आपसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो ये एक पेज है जिसको आपने सुना है, समझा है, इसको आप लगभग 4-5 पेज में विस्तार के रूप में लिखें और मुझे व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके आपके विस्तारण क्षमता का अवलोकन करने के लिए प्रस्तुत करें ताकि मैं यह देख सकूं कि आपको कितना कुछ समझ में आया है। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने सुना और ढंग से समझा है। और एक बार 2 बार आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको यह विषय सामग्री पक्की याद हो जाएगी।